साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगारपरक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, रीतिकाल कहलाता है। इसका समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का है। मोटे तौर पर यह समय शाहजहां के समय की समाप्ति और औरंगजेब के शासन के प्रारंभ से लेकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक का काल माना जाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत सभी का उद्देश्य था विलास एवं वैभवपूर्ण जीवन। अतः पूर्व मध्यकाल की भक्ति भावना को यहाँ आदर न मिल सका। नामकरण की दृष्टि से यह युग विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा की संज्ञा प्रदान की। इसे अलंकृत काल कहने में अव्याप्ति दोष है, क्योंकि यह कविता केवल अलंकृत ही नहीं है, इतर काव्यांगों को भी इसमें यथोचित स्थान प्राप्त रहा है। इस युग की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की है। तय है कि विलासपुर श्रृंगार वर्णन स्वप्रेरणा से उत्पन्न उनका कवि कर्म नहीं था। भिखारीदास के निम्न कथन में यही ध्वनि निकलती है। आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधा कनाई सुमरन को बहानो है। इस काल में वीर भक्ति आदि श्रृंगारेतर रसों में रचित रचनाएं तथा काव्यांग विवेचन श्रृंगार काल की परिधि में नहीं आ सकते। स्पष्ट है कि इस युग की एकमात्र प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं है, अतः इसे श्रृंगार काल की संज्ञा देना भी युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। रीति का अर्थ है पद्धति या प्रणाली, अर्थात ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया है। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम तर्कसम्मत एवं सर्वसम्मति से मान्य हुआ। इस परंपरा का प्रारंभ आचार्य केशव दास द्वारा माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रारंभ काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु तथा काव्य प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी से है और उन्हें ही वे इस युग का प्रवर्तक कवि घोषित करते हैं। उनके अनुसार चिंतामणि रसवादी हैं, जिसका प्रभाव परवर्ती रीतिकालीन कवियों पर पड़ा, लेकिन उनसे पहले भक्ति काल में अलंकारवादी केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं चिंतामणि के द्वारा रीति ग्रंथों की प्रथम कड़ी चिंतामणि से बहुत पहले प्रस्तुत कर दी थी। अतः डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रीति शास्त्रीय परंपरा डालने वाले प्रथम आचार्य केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानना चाहते हैं। हिंदी में रीतिकाल के विकास के कई कारण हैं। पहला कारण तो संस्कृत साहित्य में रीति ग्रंथों की विशाल परंपरा रही। दूसरा कारण इन कवियों को प्राप्त राजश्रय था। अकबर ने सबसे पहले हिंदी कवियों को दरबार में आश्रय प्रदान किया और उत्तरोत्तर यह परंपरा का निर्वाह राजपूताना तथा मध्य भारत की कई रियासतों तक चलता रहा। हिंदू और मुसलमान दोनों के दरबारों में इन कवियों को प्रतिष्ठा मिली। मुगलकालीन भारतीय समाज की शांति और समृद्धि में कला प्रेम एवं विलासिता की प्रखर भावना को जन्म दिया। अतः ऐहिक सौंदर्य एवं श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य का प्रतिबिंब है। कवियों को अपने इन आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार या उन्हें प्रभावित करने वाला काव्य लिखना आवश्यक था, जिससे उनके दो प्रयोजन हल होते हैं, अर्थलिप्सा और यशलिप्सा। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। उपासना के लिए राम और कृष्ण का चरित्र भक्ति युग में अत्यंत उत्कृष्ट रूप में चित्रित हुआ था, लेकिन
यहाँ पर शृंगारिकता का आरोप उन पर करके उन्हें ऐहिक प्रेम एवं सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करने में इन रीति कवियों ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। इस संबंध में बिहारी का यह दोहा द्रष्टव्य है। बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौहे हंसे, देन कहे नटी जाए। अतः इनकी कविता में न सृजन की पीड़ा है और न स्वांत सुखाय का खाली सानंद। इनका सामाजिक यथार्थ आधुनिक युग के चिंतन, असंतोष, विद्रोह, क्रांति उत्पन्न करने वाला यथार्थ न होकर लोकेशना का सीमित और भोग्य यथार्थ रूप है, जिसमें एक रास्ता है, वैविध्य नहीं। सौंदर्य के प्रति इनकी दृष्टि विषयगत न होकर विषयगत रही है। नारी के बाह्य रूप के परिचायक अंगों की बनावट में ही इनकी दृष्टि उलझी रही है, उसके नारी सुलभ गुणों तक नहीं पहुंच पाई है। नारी के प्रति इनकी सामंती दृष्टि ने उसे समाज की चेतन इकाई के स्वस्थ रूप में न देखकर मात्र उपभोग की वस्तु रूप में ही प्रस्तुत किया है। रीति कवियों की शृंगारिकता में सामान्य रूप से इंद्रिय दमन से उत्पन्न कुंठा का अभाव है। एकोन्मुख के स्थान पर अनेकोन्मुख प्रेम भावना की भोगेच्छा है। अनेक पत्नियों के बीच अकेले नायक की रसिकता है। अस्तु स्पष्ट है कि शृंगारिकता रीतिकालीन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त हुई है। इस काव्य परंपरा की दूसरी प्रमुख विशेषता है रीति निरूपण। रीति काल में आकर नवीन चेतना के रूप में रीति निरूपण प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अलंकार, रस, नायिका भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि भेद आदि पर काव्य शास्त्रीय विवेचन किया गया। इस युग में प्रमुखतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक वे रचनाएं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रेरणा ग्रहण कर प्रमुखतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को ब्रज भाषा में छंदोबद्ध किया। रीतिबद्ध ये कवि कम आचार्य के रूप में अधिक प्रस्तुत हुए। इन आचार्य कवियों का मुख्य ध्येय काव्य लक्षणों को वर्णित करना था, अतः काव्य रस की दृष्टि से इनका काव्य उच्च स्तरीय नहीं रहा। दूसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने संस्कृत को आधार बनाकर लक्षण ग्रंथों का सृजन न कर उन्होंने उन लक्षणों के आधार पर रससिक्त काव्य का सृजन किया। इनके काव्य में भाषा, भाव एवं शैली सभी का निखरा हुआ रूप दिखता है। लक्षण युक्त यह कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। रीतिकालीन कवियों के रीति निरूपण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन आचार्य कवियों ने संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाया, अतः तय है कि इनके रीति निरूपण में मौलिकता का अभाव है। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि इन्होंने आचार्य कर्म की अपेक्षा कवि शिक्षक कर्म का निर्वाह सफलतापूर्वक किया। दूसरी विशेषता इनके रीति निरूपण की है, काव्य शास्त्रीय काठिन्य को इन्होंने अपने निरूपण की सहजता, सरलता, सरसता तथा ब्रज भाषा के प्रयोग द्वारा सहज गम्य बना दिया। इनके द्वारा रचित रीति ग्रंथ विवेचन की व्यवस्था एवं सुबोधता के कारण पाठ्य ग्रंथ बन गए। तीसरी विशेषता है, विभिन्न काव्यांगों के निरूपण में सिद्धांत एवं व्यवहार के धरातल पर ये कवि रसवाद की कल्पना में निरत रहे। निम्नलिखित उदाहरण से इस कथन की सत्यता चरितार्थ हो जाती है। आचार्य केशव ने कविता हेतु अलंकार की आवश्यकता का निर्देश इस प्रकार से किया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिना न विराजिए, कविता वनिता मित।
राज्य प्रशस्ति एवं वीर काव्य रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है, लेकिन इतर प्रवृत्ति के रूप में आश्रयदाताओं की दानवीरता एवं युद्धवीरता का वर्णन भी किया गया है। ऐसे प्रसंगों में वीर एवं रौद्र रस को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इनकी दानवीरता के वर्णन में दान सामग्री की विपुलता एवं युद्धवीरता में आश्रयदाता का आतंक तथा शत्रु पक्ष की कायरता एवं निर्बलता का वर्णन जिस अतिशयोक्ति में हुआ है, उसमें रचनाकार की अपने आश्रयदाता के प्रति श्रद्धा कम, राज्य विषयक रति का भाव अधिक व्यक्त हुआ है। रीतिकाल की एक और विशेषता है भक्ति और नीति संबंधी कविता। रीति ग्रंथों में भक्ति की प्रवृत्ति मंगलाचरण, आशीर्वचन, भक्ति एवं शांत रस एवं अलंकार विवेचन के उदाहरण रूप में मिलती है। बिहारी के काव्य में अलंकारों के उदाहरण रूप में ऐसे कई दोहे मिलते हैं। विरोधाभास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण देखिए, जिसके माध्यम से भक्ति का निरूपण किया गया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का अनुराग इनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच तो दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि के रूप में इनकी रक्षा करती थी। वास्तव में इस युग की भक्ति धार्मिकता की परिचायक न होकर विलास, जर्जर, दरबारी वातावरण से आक्रांत आकुल मन की शरण भूमि है। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के काव्य रूप और उसकी काव्य भाषा के संबंध में। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं की रसिक वृत्ति एवं अहम भावना को संतुष्ट करना था, जिसके लिए काव्य रूप में मुक्तक शैली ही इनके लिए अधिक प्रयोजनी थी। प्रबंध काव्य हेतु अपेक्षित धैर्य का अवकाश उस दरबारी परिवेश में न वक्ता के पास था न श्रोता के पास। इन रीतिकालीन कवियों की लक्ष्य सिद्धि में एक और काव्य रूप की दृष्टि से मुक्तक परंपरा और दूसरी ओर भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा पूर्णतः सार्थक रही। इन कवियों के कथ्य में जो सौंदर्य और श्रृंगार था, उसकी अभिव्यक्ति हेतु अभिप्रेत कोमल कांत पदावली एवं मधुर संगीत ही ब्रजभाषा ही उपलब्ध करा सकती थी। भाषा को खरात पर चढ़ाकर इन कवियों ने ब्रजभाषा का वह अद्भुत साम्राज्य स्थापित किया कि आधुनिक प्रेम की नई चेतना में भी उसे छोड़ना कष्ट साध्य रहा। घनानंद के काव्य का एक उदाहरण देखिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। लाक्षणिक भाषा का ऐसा चातुर्यपूर्ण प्रयोग इन कवियों ने किया है कि एक और उससे कविता में चित्रात्मकता का गुण आ गया है, तो दूसरी ओर भाषा की शक्ति दोहरी हो गई है। घनानंद और बिहारी ने इस दिशा में भाषा की क्षमता के नए आयाम खोले हैं। रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार के काव्य का विवरण दिया है। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवियों को आचार्य नगेंद्र आचार्य कवि कहते हैं। रीतिकार आचार्य कवि उनके मत में वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की। रीतिसिद्ध कवियों ने अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि का प्रत्यक्ष निरूपण नहीं किया, लेकिन उन्हें ध्यान में रखकर उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया।
बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, जिनकी बिहारी सस्सई में हमें अमूमन सभी अलंकारों के उदाहरण मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कठिनाई से मिलने वाले असंगति अलंकार का भी सुंदर उदाहरण यहाँ उपलब्ध है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। रीतिमुक्त नाम से स्पष्ट है कि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त है। पश्चिम की स्वच्छंद काव्यधारा की तर्ज पर इस काव्यधारा में भी हमें श्रृंगारिकता, सच्ची हृदयानुभूति, काल्पनिकता, अनघड़पन, अंतर्मुखी सहजता और रूढ़ि मुक्तता के दर्शन होते हैं। अतः विद्वान इस काल को स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से भी अभिहित करना चाहते हैं। आचार्य कवि या रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, देव, भिखारी दास, ग्वाल आदि आचार्य कवि आते हैं। रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी, रसनिधि, ब्रंद, नृपशंभु, पजनेश, बेनी आदि कवि प्रमुख हैं। रीतिमुक्त के अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। रीतिसिद्ध कवियों के वियोग श्रृंगार की ऊहात्मकता ने जहाँ उन्हें हास्यास्पद बना दिया, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने विरह अभिव्यक्ति में हृदय को खोल कर रख दिया है। जहाँ प्रेम की पूर्णाभिव्यक्ति ही नहीं हुई है, प्रेम आध्यात्मिकता का मणिकांचन स्पर्श भी पा गया है। रीतिबद्ध कवियों की प्रेम व्यंजना में जो इंद्रिय वासना है, स्थूलता है, वैसा चेष्टा प्रधान या रूप प्रधान प्रेम के दर्शन इन रीति मुक्त कवियों में नहीं प्राप्त होते। इत बाट परि सुधिराव रे भूलनी कैसो उरानो दीजिए जो। रीतिकालीन काव्यधारा पर कुछ दोष लगाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अश्लीलता, फिर है सामाजिकता का अभाव, विलासप्रियता, रूढ़िवादिता तथा आश्रयदाता की मिथ्या प्रशंसा। जहाँ तक अश्लीलता की बात है, यह काल सापेक्ष एवं परिवेश सापेक्ष होती है। एक ही प्रकार का वस्तु रूप एक युग या एक स्थिति में अश्लील होता है तो दूसरे में नहीं। नितंब, उरोज आदि का चित्रण आज जो हमें अश्लील लग सकता है, उसकी परंपरा संस्कृत साहित्य में रही है, जिसे इन कवियों ने वहीं से ग्रहण किया है। दूसरे दोष के संबंध में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में यौवन की मादकता है, विलास है, अतः समाज को प्रगति प्रदान करने की जो क्षमता मूल्य सापेक्ष प्रबंध काव्य में होती है, उसका यहाँ अभाव है। लेकिन फिर भी इनके द्वारा प्रयुक्त नीति उक्तियों में जो आदर्श है, सौंदर्य चित्रण में जो ताजगी है, उसके जीवनोपयोगी होने में कोई संदेह नहीं। तीसरा दोष आश्रयदाताओं की प्रशंसा के संबंध में है। उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं नकारा जा सकता। आश्रयदाता की प्रशंसा कला और काव्य के संरक्षण और आश्रय के कारण थी। मध्ययुगीन राजाश्रय ने कला, काव्य के संरक्षण और कवि प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए जो किया, प्रतिदान में प्रशंसा के पात्र तो वे थे ही। संक्षेपतः रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा का रमणीय प्रयोग एवं राजाश्रय के लिए लिखा गया काव्य है। श्रृंगार वर्णन में यहाँ मांसलता है और नारी सौंदर्य के चित्रण को प्रमुखता मिली है, और रस की अपेक्षा अलंकार की ओर कवियों का अधिक रुझान होने से यह एक प्रकार का अलंकृत काव्य है। इतर प्रवृत्ति के रूप में वीर भावना, भक्ति भावना, नीति निरूपण, लोक ज्ञान एवं व्यवहार की प्रवृत्ति भी मिलती है। मूलतः इन कवियों का जीवन दर्शन आध्यात्मिक न होकर ऐहिक है। रीतिमुक्त कवियों में अवश्य प्रेम की अनन्यता के दर्शन होते हैं, जो आध्यात्मिकता के निकट जान पड़ता है।